हेलो एवरीवन। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की सीरीज में अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे रेशियोज के बारे में भी डिस्कस किया था। तो जिससे एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और एज अ इन्वेस्टर और इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, तो आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से उनको एनालाइज कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो और अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। हम समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है, उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, हम उसे किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरह से बनती है। ओके, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफी लोगों ने आप लोगों ने बैलेंस शीट देखी होगी, कई बार लोगों को लगता है कि काफी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको बताऊंगा कि ये बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरह से एलिमेंट्स मैप होते हैं। तो बहुत ही इजी से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार समझते हैं कि बैलेंस शीट होती क्या है, राइट। तो बैलेंस शीट और बताती क्या है? बैलेंस शीट बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और फाइनेंशियल पोजीशन कब बताती है? एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो बैलेंस शीट से पता चल सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है उसमें इनकम और एक्सपेंसेस हम दोनों को पुट करते हैं। उससे हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कि नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, वो पता चलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है वो एक पीरियड के लिए बनता है, एक मंथ के लिए, एक ईयर के लिए या एक क्वार्टर के लिए बनता है, राइट। जबकि बैलेंस शीट से होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि उसकी बुक्स में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उनकी वैल्यूज कितनी है, राइट। और ये जो बैलेंस शीट होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होती है, वो एक पीरियड की नहीं होती है। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या बैलेंस है उन सब का वो पता चलता है। ओके, तो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये बेसिकली पर्पस होता है बैलेंस शीट का। अब एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से बनाई जाती है, या इसमें एलिमेंट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वो किस तरह से मैप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल बैलेंस शीट बहुत ही सिंपल से बना रखी है। अब अपन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है या आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है सबसे पहले तो मनी, राइट। तो आपको आपको भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले चाहिए पैसे। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो दो ऑप्शन है बिजनेस में, आप पैसे कहाँ से इन्वेस्ट करोगे? तो या तो आप सेल्फ खुद की सेविंग से निकाल के खुद कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे, राइट। या फिर वो भी करोगे और साथ में आप कहीं से लोन लोगे, अपने फ्रेंड से या बैंक से कहीं से लोन लोगे। तो बिजनेस स्टार्ट करने के चाहिए होते हैं पैसे और इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, राइट। वो कहाँ से लाओगे आप? या तो आप खुद फंड करोगे या आप कहीं से लोन लोगे। तो जो आप खुद फंड कर रहे हो, लेट्स से बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए हैं और 5,000 का लोन लिया है। ओके, तो 10,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए वो कहलाता है कैपिटल। ओके, कैपिटल बेसिकली क्या होती है कि जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं या बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो जो पैसा डालते हैं कंपनी में वो होती है कैपिटल। जैसे इस बिजनेस के आप ओनर हो और आपने 10,000 रुपये डाले हैं, तो वो जो जितने भी रुपए आपने डाले हैं वो कहलाते हैं कैपिटल। ओके, और बाकी जो पैसे आपने बाहर से लिए हैं, राइट, किसी इसके थ्रू लिए, बैंक से लिए, फ्रेंड से लिए, वो कहलाता है लोन। लोन बेसिकली इसको आप बोल सकते हो डेट। तो क्योंकि ये आपने लिया है किसी से उधार और आपको वापस देना है, तो वो कहलाती है आपकी लायबिलिटी, राइट। तो टोटल 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया गया, 10,000 खुद से, 5,000 लोन से। अब इन 15,000 रुपये का आप करोगे क्या? ओके, 15,000 का आप क्या करोगे? लेट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ असेट्स खरीदनी पड़ेगी, मशीनरी फॉर एग्जांपल। तो लेट से आपने 5,000 की मशीनरी खरीद ली। ओके, मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी का यूज करेंगे, राइट, और उससे कुछ बनाएंगे और उसको बेचेंगे, राइट, ये बिजनेस रहेगा। तो आपको कुछ बनाने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, राइट, कुछ गुड्स खरीदना पड़ेगा। तो लेट से आपने गुड्स खरीदा, इन्वेंट्री खरीदी,
इन्वेंट्री या गुड्स 3000 के। ओके, बाकी कितना बचा? 15,000 आपने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, मतलब 15,000 रुपये आपने टोटल डाले थे, 10,000 खुद से, 5,000 लोन लेके 15,000 डाले, उसमें 5,000 की मशीनरी आ गई, 3,000 की इन्वेंट्री आ गई, तो बाकी बचा 7,000 जो आपके पास बैलेंस कैश पड़ा होगा, राइट। तो ये टोटल 15,000, तो ये 15,000 आपने डाले बिजनेस में, ये 15,000 का हिसाब, 5,000 मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिए, 3,000 इन्वेंट्री खरीद ली, 7,000 कैश पड़ा है, तो ये आपकी टोटल असेट पड़ी है। तो देखो 15,000 आपने इन्वेस्ट किए थे और उसका हिसाब क्या है कि यहाँ यहाँ वो पैसा गया है, राइट, या इन्वेस्ट हुआ है, या ये असेट आपने खरीदी है। तो इस हिसाब से आपके देखो जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों मिलके आपके किसके बराबर हो गए? असेट्स के बराबर हो गए, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए थे, इतने पैसे लगाए थे बिजनेस में, और वो कहाँ कहाँ पड़े? 5,000 मशीनरी में लग गए, 3,000 इन्वेंट्री में लग गए, 7,000 आपके पास कैश अभी भी पड़ा है। तो इस तरह से आपका जो लाइबिलिटी और इक्विटी, लाइबिलिटी और कैपिटल साइड जो है वो इक्वल है आपके असेट की साइड, राइट। जो असेट की साइड है वो इक्वल हो गई इसके बराबर। देखिए अकाउंटिंग साइड से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका दो इम्पैक्ट होते हैं, ओके, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो वो, और जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वो हमेशा बैलेंस होती है, राइट। इसलिए जो आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो ट्रायल बैलेंस हुआ चाहे वो बैलेंस शीट होता है, उसमें दोनों साइड्स बराबर रहती है। बैलेंस शीट में दो साइड क्या हुई? एक साइड हो गई इक्विटी और लाइबिलिटी की, ओके, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी की एक साइड हो गई, और एक साइड हो गई एसेट की। तो यहाँ आपकी थी कैपिटल और लाइबिलिटी, जो आपने 15,000 इन्वेस्ट किए, और उससे आपने क्या क्या चीजें खरीदी, वो आपकी मशीनरी, इन्वेंट्री और कैश, ये आपकी एसेट्स है, ओके। तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, तो ये 3,000 की इन्वेंट्री थी, लेट से 3,000 की इन्वेंट्री को आपने सेल कर दिया, 5,000 रुपए में सेल कर दिया, ओके। तो अब 5,000 रुपए में सेल कर दिया, तो अब आपकी इन्वेंट्री तो बची नहीं, तो इन्वेंट्री यहाँ से चली गई। अब 5,000 रुपए में सेल किया, अब वो सेल आपने कैसे किया होगा? सेल या तो आपने उधार बेचा होगा या आपने कैश बेचा होगा। लेट से अगर आपने उधार बेचा है तो 5,000 अब आपको लोगों से लेने हैं, राइट। तो आपके रिसीवेबल्स हो जाएंगे, डेटर्स हो जाएंगे। तो वो 5,000 की इन्वेंट्री की जगह आ जाएगा यहाँ पे 5,000 के डेटर्स, क्योंकि आपने माल बेचा और आपको पैसे लेने हैं उनसे, तो 5,000 के डेटर आ गए। अब 5,000, 5,000, 10 और 17, तो यहाँ पे हो गया 17,000, राइट। यहाँ पे अब 17,000 हो गया, इधर 15,000 ही है, तो अब वो कैसे बैलेंस होगा? तो इसको ऐसे समझते हैं। देखो 3,000 का आपके गुड्स कितने का था? आपका गुड्स था, इन्वेंट्री थी 3,000 की, 3,000 की इन्वेंट्री को आपने 5,000 रुपए में सेल कर दिया, राइट। तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 का। तो बैलेंस शीट बनाने के पहले हमेशा इनकम स्टेटमेंट बनता है, ओके, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर्स के लिए, राइट। तो जब हमने पी एंड एल एनालिसिस देखी थी, तो हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे थे, राइट। तो लास्ट का जो एलिमेंट था वो था प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। पी एंड एल में सब एक्सपेंस घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचता है। तो वो जो बैलेंस होता है वो जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड्स में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल केस लिया है कि भाई 5,000 की सेल हुई मेरी, ओके, और 3,000 मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट थी, तो 2,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। वो जो प्रॉफिट है हमने और कोई एक्सपेंस कंसिडर नहीं किए, तो ये जो 2,000 का प्रॉफिट है वो किसके लिए है? वो शेयर होल्डर्स के लिए। तो जो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो जाके ऐड हो जाता है शेयर होल्डर्स के फंड्स में। तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा एज ए रिटेन अर्निंग 2,000, क्योंकि 2,000 का प्रॉफिट है। तो इस तरह से ये हमारा बराबर हो जाएगा, 10 दो 12 और 5 17, 17,000 इधर, 17,000 इधर। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बैलेंस शीट समझाने की कोशिश की है। तो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, राइट। एक होता है कैपिटल और लायबिलिटी का, और दूसरा साइड होता है असेट का। दोनों साइड बराबर होंगे हमेशा, क्योंकि आपका जो डबल एंट्री है, डेबिट क्रेडिट बराबर होता है। ट्रायल बैलेंस बैलेंस होना चाहिए, और उसी तरह से फिर आपका बैलेंस शीट भी बैलेंस होती है, राइट। तो इस तरह से ये मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया किस तरह से बैलेंस होती है बैलेंस शीट, या किस तरह से बैलेंस शीट बनती है और किस तरह से वो शो करती है। अब हम इन एलिमेंट को या इन ट्रांजैक्शन को मैप करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जब इसको हम फॉर्मल एक बैलेंस शीट में पुट करते हैं तो किस तरह से पुट करना है,
कौन सी हेडिंग में क्या जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमने एक फॉर्मल सी बहुत सिंपल सी है बट इस तरह का ही फॉर्मेट रहता है। तो यहाँ पे हमने पुट किया है असेट्स है, एक साइड है असेट, दूसरी साइड है लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ओके, असेट पहले समझते हैं असेट क्या होती है। असेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप ओन करते हो, जिसपे आपका स्वामित्व है और उस चीज की कोई फाइनेंशियल वैल्यू है और उससे आपको कोई बेनिफिट मिलता है, तो वो कहलाती है असेट। जिससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलता रहेगा या मिलता है, ऑलरेडी मिल रहा है या फ्यूचर में मिलेगा, वो आपकी एसेट्स कहलाती है, राइट। लाइबिलिटीज क्या होती है, विच इज समथिंग यू हैव टू पे, ऐसा कुछ जो आपको पे करना पड़ेगा, जिससे कुछ आपके फंड्स बाहर जाएंगे। ओके, फंड्स का आउटफ्लो होगा, वो आपकी लाइबिलिटी कहलाती है। इक्विटी क्या होती है, इक्विटी बेसिकली द कैपिटल, जो ओनर्स के फंड जो इन्वेस्ट होते हैं वो कैपिटल कहलाती है, इक्विटी कहलाती है। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन। अब एसेट में देखो, इसमें दो क्लासिफिकेशन है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। सबसे पहले हम समझते हैं करंट एसेट्स क्या होती है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कि जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसी कोई भी एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर, विद इन 12 मंथ, उसको जनरली पैरामीटर होता है 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है क्या, ऐसी कोई भी एसेट जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो करंट एसेट कहलाती है। तो इस केस में पहले हमारा इन्वेंट्री थी, फिर हमने उसको रिप्लेस करके डेटर हो गया। तो इन्वेंट्री हुआ या डेटर हुआ, ये हमारी करंट एसेट कहलाती है। क्योंकि जनरली क्या होता है, डेटर से आप पैसा कब तक लोगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पैसा मिल जाएगा। और जो इन्वेंट्री होती है वो भी रेगुलरली रोटेट होती है। इन्वेंट्री को आप प्रोसेस करोगे, है ना, प्रोसेस से आपका फिनिश गुड बनेगा, उसको आप सेल करोगे, सेल से पैसा मिलेगा, राइट। तो वो भी जल्दी जल्दी कन्वर्ट होती है, इसलिए जो इन्वेंट्री हुई, डेटर्स हुए, वो हमारा करंट एसेट होता है। कैश, कैश हमारी करंट एसेट होती है। या और कोई आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, शॉर्ट टर्म जो 3 महीने का, 4 महीने की एफडी करा रखी है, 6 महीने की एफडी करा रखी है, वो सब आपकी करंट एसेट कहलाती है, क्योंकि वो एक साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो वो होती है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट क्या होती है, नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जो आप एक साल से ज्यादा के लिए चलती है, राइट, जो एक साल से ज्यादा के लिए यूज आती है, या एक साल से ज्यादा के लिए आप उसको अपने बिजनेस में रखते हो, राइट, वो होती है नॉन करंट एसेट। तो जनरली जो फिक्स्ड एसेट होती है, जो आपकी फिक्स्ड एसेट हो गई, लाइक प्लांट एंड मशीनरी हुआ, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स हुआ, ये सब आपकी नॉन करंट एसेट कहलाती है। गुडविल हुआ, इंटेंजिबल एसेट, ये सारी आपकी नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि उनका जो जीवन होता है वो एक साल से ज्यादा का होता है, बिजनेस में यूज जो होगा वो एक साल से ज्यादा का होगा, तो वो आपकी नॉन करंट एसेट। तो ऑल द फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये नॉन करंट एसेट में आता है। इंटेंजिबल एसेट, या तो ये हुआ एसेट का क्लासिफिकेशन, नॉन करंट और करंट। अब आते हैं हम लाइबिलिटीज एंड इक्विटी पे। इन दोनों का टोटल जो होगा वो आपकी टोटल एसेट कहलाएगा। अब लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, तो इसमें जो पोर्शन होता है लाइबिलिटी का, उसको भी दो हिस्सों में बांट रखा है, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या हुई, सेम सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि भाई एक साल से ज्यादा की है, एक साल से कम की है। जैसे इस केस में आपने यहाँ पे लोन लिया है, राइट। अब ये लोन लिया है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और उस लोन की अवधि एक साल से ज्यादा की है, तो ये जो लोन है ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगा। तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, राइट, वो सारे आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाते हैं, राइट। फिर करंट लाइबिलिटी क्या हुई, करंट लाइबिलिटी ऐसी कोई लाइबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, राइट, जो एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। जैसे आपने अगर गुड्स खरीदा, आपने गुड्स किसी से खरीदा, तो वो आपको पेमेंट टर्म आपकी जैसे 30 दिन है, 50 दिन है, 60 दिन है, तो आपको एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है, राइट। तो आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। कोई भी आपके शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो बेसिकली अगर देखा है करंट और नॉन करंट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट मतलब जो एक साल से ज्यादा का है, चाहे वो असेट और लाइबिलिटी हो, और करंट मतलब जो एक साल से कम का है, चाहे वो असेट हो या लाइबिलिटी हो। तो ये क्लासिफिकेशन रहता है। फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में जनरली क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। तो यहाँ हमने देखा जो प्रॉफिट का जो एलिमेंट होता है, सब कुछ डिडक्ट करने का जो प्रॉफिट का एलिमेंट बचता है, जो बिजनेस में रिटेन करके रखा जाता है,
वो होता है रिटेन अर्निंग। तो जो प्रॉफिट होता है वो उधर रिटेन अर्निंग में जाके ऐड हो जाता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में आपके इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग वो सब शामिल होती है। तो ये पोर्शन होता है लायबिलिटीज एंड इक्विटी। अगर आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इधर आएगी। या तो ये जो लायबिलिटीज और इक्विटी होती है इसकी जो टोटल है वो इक्वल होगी टोटल असेट के, राइट। तो इन्वेंट्री और डेटर आपके इधर मैप हो गए करंट असेट में, कैश आपका करंट असेट में मैप हो गया, ये मशीनरी आपकी नॉन करंट असेट में मैप हो गई, ये जो लोन है आपका नॉन करंट लायबिलिटी में मैप हो गया, और ये जो आपकी कैपिटल थी आपके शेयर होल्डर्स फंड में मैप हो गई। अगर आपके अभी हमने इन्वेंट्री परचेज यहाँ पे हमने सपोज किया था कैश में कन्वर्ट, कैश से खरीदा है क्योंकि हमने कैश कम किया था। अगर आपने उधार खरीदा होता तो ये क्रेडिटर आ जाता, तो वो क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी में मैप हो जाता, राइट। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट बनती है। ओके, तो जनरली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में असेट अकाउंट्स आते हैं, लायबिलिटी अकाउंट्स आते हैं, इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट्स आते हैं, राइट। और सारे इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड अकाउंट जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो फाइनल बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में आता है, जो ओनर्स इक्विटी के साथ ऐड हो जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में ऐड नहीं होता है, बट रिटेन अर्निंग में एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो इस तरह से बैलेंस शीट बनती है और इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट मैप होते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे बैलेंस शीट के एलिमेंट्स के बारे में, कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, और हम उसका एनालाइज कैसे करेंगे, ओके, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डू वॉच माई मोर वीडियोज़। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।